जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्या और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 1962 इंडो चाइना वॉर या फिर इंडो सीनो वॉर के बारे में। सीनो किसे बोलते हैं? जो कि चाइना के लोग होते हैं, जैसे हम इंडियंस हैं जो कि इंडिया के लोग हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की बात होती है जब, तो हमें एलओसी के बारे में सारी चीज़ें पता है। बट जब भी इंडिया चाइना की बात होती है तो हमें बस दिमाग में ये आता है कि एलएसी को लेके कितनी सारी टेंशन है, जो कि शुरू होती है अक्साई चिन वाले एरिया से, जो कि नेपाल के नॉर्थर्न पार्ट में से स्टार्ट होती है और सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो क्यों ऐसा रहता है? हमेशा ही बॉर्डर टेंशन रहती है इंडिया चाइना के बीच में, किसकी गलती है और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 1962 से लेके आज के दिन तक भी सेम टाइप के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, और क्या-क्या कारण रहे थे जबकि नेहरू जी के टाइम में, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन में आना पड़ा और इसकी शुरुआत उससे भी पहले की है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में बात करते हैं। 1984 में 1684 जब तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ तिंग मोस्कैंग। इसमें हमारे बीच में एक बॉर्डर डिसाइड हुआ था तिब्बत और लद्दाख के बीच में, जिसको हम आज के टाइम में जॉनसन लाइन से भी जानते हैं। सन 1842 में जब डोगरा डायनेस्टी, जो कि वेस्ट से चलते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और लद्दाख को अपने टेरिटरी में ले लेता है। तो 1842 में क्या होता है कि एक वॉर होती है डोगरा डायनेस्टी और तिब्बत के बीच में, और जिसमें कि पीस मेंटेन करने के लिए एक ट्रीटी साइन होती है, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं डोगरा डायनेस्टी, चाइना और तिब्बत। तो ये जो चाइना है, उस टाइम इस ट्रीटी को साइन करता है इंडिया के साथ। एक्चुअली वो इंडिया ही है। तो उसमें उस ट्रीटी में उसकी खास बात ये है कि जो भी पहले, तो इंडिया का जो दावा है अक्साई चिन पे, जो हक है, वो इस ट्रीटी ऑफ चुसुल की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जैसा कि इसमें लिखा है, तो इसकी वजह से हमें ये पावर्स मिलते हैं कि अक्साई चिन ये हमारी टेरिटरी में आता है, और एक ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है हिस्ट्री से। तो चलिए चलते हैं 1845। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था इंडिया पे, और जो सिख एम्पायर था उसके अंडर में लद्दाख अक्साई चिन वाला एरिया था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनकी लड़ाई के कारण रशियंस के साथ, वो ये सोचते हैं कि कहीं उनका इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। रशियंस का इन्फ्लुएंस तिब्बत और लद्दाख के एरिया में अगर बढ़ जाएगा तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो टाइम रहते वो क्या करते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, उस टाइम के सिख एम्पायर के राजा, उनके साथ एक डील करते हैं, जिसमें कि महाराजा गुलाब सिंह 75 लाख रुपए में कश्मीर को अपना डायनेस्टी बनाते हैं, और लद्दाख वाला एरिया जिसमें कि अक्साई चिन आता है, जो कि तिब्बत से टच होता है, वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। तो उनको इसी से मतलब था, ब्रिटिशर्स ने लेते हैं वो एरिया और अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स उसके इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर 10 साल और लगता है इन्हें, 1855 के करीब वो अपने पर्सनल आर्किटेक्चर के मदद से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम आज बोलते हैं जॉनसन लाइन। और वही लाइन उस टाइम से चली आ रही है, जिसको हम ऑफिशियल मैप्स में, इंडिया के मैप्स में हम जानते हैं एज अ पॉलिटिकल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वही जो जॉनसन लाइन है, उसके अंडर में अक्साई चिन इंडिया के अंदर में आता है। तो हम उसे ही मानते हैं, बट चाइना का कुछ और ही कहना होता है। चाइना का कहना है कि अक्साई चीन हमारे में आता है। तो जब ये 1855 में जॉनसन लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको एक लेटर के माध्यम से चाइना और तिब्बत को भेज दिया था। तो चाइना और तिब्बत का रिस्पॉन्स ये आता है कि ये तो हमारा फ्रंटियर था, ये ऑलरेडी हमारा डिफाइंड था, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत क्या थी। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स उसमें जितने भी स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स थे, उन सबको अपने अंडर में रखते हुए एक आउटलाइन ड्रॉ करता है, जिसको जॉनसन लाइन बोलते हैं, जैसा मैंने बताया। तो होता क्या है कि वेस्टर्न अक्साई चीन वाला पार्ट है, वो तो सिक्योर कर लेते हैं ये, बट उन्हें अभी भी डर होता है कि कहीं सिक्किम वाले एरिया से ना आ जाए। तो सन 1890 में इंडिया, तिब्बत और चाइना, इन तीनों के बीच में एक फिर से इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा सिक्किम वाला जो बॉर्डर है उसको सिक्योर कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। बट जो 1855 में जो इन्होंने लेटर करा था, लेटर भेजा था चाइना और तिब्बत को, चाइना वाज इन डिसएग्रीमेंट, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो डिसएग्री इसलिए कर रहा था कि एक जब फ्रंटियर ऑलरेडी था तो आपको मैप आउटलाइन बनने की क्या ज़रूरत थी।
तो उसके लिए वो डिसएग्री था। बट ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा काम करा था, वो सिक्किम वाला पार्ट और जो मिडिल पार्ट है, वो सारा सिक्योर कर लिया। तो आता है सन 1947 इंडिपेंडेंस डे। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास जो मैप होता है ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, वही हम मानते हैं। और ठीक 2 साल बाद चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक कम्युनिस्ट पार्टी के हेड माओ जेडोंग और एक नेशनलिस्ट पार्टी केएमपी के बीच में, जिसमें कि वो केएमपी को हरा देते हैं और एक नई पार्टी फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1949 की, जिसमें कि माओ जेडोंग बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर और पूरे चाइना का लीडर, और नाम चेंज कर देता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है, जो कि केएमपी होती है, वो वहाँ से भागकर अभी ताइवान में चली जाती है और अभी भी वहीं पर है। और उसके जस्ट 1 साल बाद चाइना, जो कि माओ जेडोंग है, वो तिब्बत पे अटैक कर देता है। तिब्बत तिब्बत पे अटैक करने पर दलाई लामा वहाँ से भाग के इंडिया में शरण लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में वो आज भी वहीं पर है। तो इस दौरान इंडिया को कन्फ्यूजन हो रहा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वही चाइना है या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना ही वो चाइना है। तो उस टाइम पर चाइना की इंडिया ने मदद भी करी थी, बहुत सारा रिसोर्स भी उनको दिया था, जैसे कि दाल चावल वगैरह। बट उनको, जवाहरलाल नेहरू जी को ये पता नहीं था कि ये बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर होने वाला है आगे चल के। और चूंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि वो ताइवान चले गए थे उनकी पार्टी केएमपी, तो माओ जेडोंग आ गया था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। तो यूएन काउंसिल का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, अब वो तो रही नहीं, वो तो ताइवान में है। तो चाइना में जो अभी करंट पार्टी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो अब उसको माना जाए या फिर ताइवान को माना जाए। तो ये जो कन्फ्यूजन होने लगा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें ये था, जो कि 1955 में लिखा था, अगस्त 1955 में, कि अनऑफिशियली ये जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनको ही हम रिपब्लिक ऑफ चाइना मानते हैं और इनको उस यूएन काउंसिल में पोजीशन दे दी जाए एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सिर्फ नाम चेंज होगा, बट चाइना वही है। चाइना हमेशा ही इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस रखने का दिखावा करता रहा है। तो बात होती है जब जवाहरलाल नेहरू जी और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस बनते हैं, बट जो कि दिखावा करता है चाइना हमारे सामने। तो 1951 और 1957 के बीच में चाइना एक रोड बनाना शुरू करता है, जिसका नाम होता है हाईवे G219, जो कि अक्साई चीन के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से होते हुए गुजरता है और वो 180 किलोमीटर का होता है। तो ये सब जानते हुए भी हमने उस टाइम क्यों कुछ नहीं करा। हमारे जो चीफ जनरल थे, उन्होंने लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि सर, ऐसी ऐसी बात है, ये हाईवे बन रहा है और इसे हमें रोकना चाहिए, जो कि गलत है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंस्टेंटली एक्शन ये लिया था। उन्होंने एक पॉलिटिकल मैप रिलीज करा, जो कि ऑफिशियल था, चाइना को भेजा। और चाइना को ये चीज़ बहुत ही खराब लगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके साथ एक और चीज़ करी, जो हमारे आर्मी के यूनिट थे, उसको अक्साई चीन के बॉर्डर एरिया पे, जो कि इंडिया चाइना का बॉर्डर है अक्साई चीन में, वहाँ पर डिप्लॉय भी करा था। तो ये चीज़ इंडिया को बहुत ही खराब, चाइना को बहुत ही ज़्यादा खराब लगी और बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हुआ। तो उस टाइम उसका एहसास हुआ कि वो जो है रोड इसलिए बना रहा था, जिससे सके अपने लॉजिस्टिक्स और अपनी हॉस्पिटैलिटी और अपनी आर्मी को भेज सके, क्योंकि कभी भी एक वॉर के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तुरंत डिप्लॉय होने के लिए एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और एक चाइना ये बात जानता था। तो उसने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे इन सारे एक्शंस के बावजूद उसने वहाँ पर हाईवे G219 सक्सेसफुली बना लिया था। और उन्होंने फिर से मैप रिलीज़ करा, जिसमें कि वो जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के बोले हुए थे, जो फ्रंटियर्स हम कहते हैं, उनको ही दिखलाते हुए कि यहाँ तक हम। तो फिर बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज होने के बाद इंडिया और चाइना के बीच में रिगार्डिंग अक्साई चीन, कि भाई आप क्यों हाईवे बना रहे हो एंड ऑल, ये सारी बात होने के बावजूद चाइना बस ऐसे डिसएग्रीमेंट्स करता रहता है, लेटर एक्सचेंज होते हैं, ऐसे ऐसे टाइम बीत जाता है और समय आता है 28 सितंबर 1962। उस टाइम पर चाइना अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन साइमल्टेनियसली दोनों जगह अटैक कर देता है, जिसके लिए इंडिया बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्शन होता है चाइना की तरफ से। तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है
अक्साई चिन को अपने अंडर में लेना, और अरुणाचल प्रदेश को इसलिए लेता है ताकि वो एज अ बेट उसको यूज़ कर सके, एज अ एक्सचेंज यूज़ कर सके, ताकि इंडिया उस टाइम पर वीक हो जाता और जवाहरलाल नेहरू को और पूरे हमारे भारतीयों को चाइना का असली इंटेंशन पता लग गया था। तो बहुत सारे वॉर्स हुए उस टाइम पे। इसकी वजह से अक्साई चिन में हुआ गया है एक्चुअली, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो हम थोड़ा आगे मानते हैं अक्साई चिन में, बट चाइना के हिसाब से उनका जो बॉर्डर है, उनका जो बॉर्डर लगता है वो और पहले लगता है। मतलब कि अक्साई चिन पूरा उनका एरिया और एलएसी से भी पहले। तो वहाँ पे उनकी अभी तक पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है और बहुत ही नॉर्मल है। बट आज के टाइम में भी इंडिया उस पूरे एरिया को अपना ही एरिया मानता है और बस ऐसा सोचता है कि ठीक है चलो, एलएसी में अभी कन्फ्लिक्ट है तो अभी के लिए उनको दे दो, जब तक हम पूरी तरह तैयार होंगे तब जाके हम उसको कब्जा कर लेंगे। और यहीं पे एक और डर था कि अरुणाचल प्रदेश तो चलो मिल गया था, बट सिक्किम का एक डर था, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट है, वहाँ पर एक जो वैली है जो कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में आती है, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा डर था कि अगर उसको कैप्चर कर लिया गया तो वो बहुत बड़ी एक डिसकनेक्शन हो जाएगी ईस्टर्न और पूरे भारत से, जहाँ पे जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और सारे, वहाँ पर सिक्किम बॉर्डर पे इंडिया ने उस टाइम फेंसिंग करनी स्टार्ट कर दी, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने भी अपनी फेंसिंग वगैरह हमने करा। एंड ऐसे करते करते 1900 67 1967 और फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी वॉर्स हुई और अभी तक भी ऐसी कन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। और हम ऐसा होप करते हैं कि आने वाले टाइम में अक्साई चीन हमारे भारत का पार्ट ज़रूर बनेगा, पीसफुल मैनर में बने। और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर हमारा कोई भी जवान शहीद कुछ नहीं हो सकती, तो मैं ये प्रे करता हूँ कि ये सारा मैटर पीसफुली हो, जो कि बहुत मुश्किल है। इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट बहुत शुरू से चला आ रहा है, आपको सारी चीज़ें बताई मैंने, 1684 से लेके उसके बाद क्या कहते हैं कि 1914 शिमला कन्वेंशन अग्रीमेंट, उसके बाद भी चाइना नहीं माना। और फिर पार्टीशन के बाद 1949 में फिर सीधा 1962 का वॉर हमारा होता है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं, जो अब तक जो वॉर चलते आ रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता बहुत सारी चीज़ें।